तो मैंने सर इकोनॉमी अगर सीखी है तो उनसे सीखी है। बिल्कुल तो उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था सर कि मज़ा आने लग गया। बिल्कुल, वो बहुत क्योंकि एग्जांपल है देके ना, प्याज वो लहसुन के हाँ एग्जांपल प्याज देके। लहसुन के तारक मेहता का उल्टा चश्मा का राइट राइट बता रहे राइट। एग्जाम्पल, मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल, पी चिदम्बरम का एग्जाम्पल, मोदी जी का राजन भाई साहब ऐसे सूट करके, केस भर के ले लो योजना, बिल्कुल। फिजिकल डेफिसिट जब वो उनके पढ़ाते। बहुत जो है हाँ कीवर्ड्स, तकिया कलाम थे हाँ, उनके बहुत वो सारे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप क्लास कर रहे हो। मतलब बिल्कुल। मुझे लगता है डिजिटल जो लर्निंग रिवॉल्यूशन था, जो पहला इंसान जो था वो मृणाल सर मैं मैं मानूंगा। आप टोटली एग्री करता हूँ हाँ, इसमें। क्योंकि सर मैं इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं हूँ, मैंने 10th के बाद इकोनॉमिक्स नहीं की। उसने उन्होंने इतना इंटरेस्ट डेवलप करवा दिया सर इकोनॉमिक्स में, मुझे अभी सब समझ में आता है कि अच्छा इससे वो फैक्टर बिल्कुल। होगा, इस सारी गलती हाँ, उसकी भी नहीं है, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर है। बिल्कुल। तो उन्होंने सर जो है ना एक इंटरनल क्रेविंग तैयार की मेरे अंदर कि भाई फाइनेंस एंड इकोनॉमी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, और मैं पढ़ने लग गया सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ सक्सेस स्टोरी फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सुमित कुमार। सुमित कुमार, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सर। मैं सेशन को आगे बढ़ाने से पहले सुमित कुमार के बारे में कुछ ब्रीफ आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि भाई कितनी मेहनत वाली जर्नी इनकी रही है। 2015 में रांची के प्रेस्टिजियस सेंट जेवियर कॉलेज से बीएससी केमिस्ट्री में ऑनर्स करने के बाद सुमित कुमार ने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी। लेकिन यूपीएससी की तैयारी में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए, और इन्होंने फिर 2017 में बैंक्स के एग्ज़ाम देने शुरू किए, जहाँ पर इन्होंने बैंक पीओ का एग्ज़ाम भी निकाला और इन्होंने बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम भी निकाला, और इन्होंने ज्वाइन किया आंध्रा बैंक में एज बैंक पीओ। उसके बाद इन्होंने आरबीआई ग्रेड बी के बारे में सुना उस साल, बट उनको लगा कि नहीं, अभी ये शायद एग्ज़ाम मेरी पहुँच से दूर है, तो मुझे बैंक पीओ पे ही फोकस करना चाहिए। आंध्रा बैंक में जॉब करते हुए 2020 में कोविड के टाइम पर इनको लगा कि अब मुझे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करनी चाहिए। और आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी जितनी अच्छी लगती है स्टार्टिंग में, उतनी टफ भी होती है। मतलब कोई भी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो यहाँ पर 2023 में सुमित जी ने पहली बार इंटरव्यू दिया, 2024 में इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनली 2025 में सक्सेस इनके हाथ लगी। तो सुमित, इतनी लंबी ये जर्नी रही है। 2017 में आरबीआई ग्रेड बी सुना आपने, और 2020 में आपने फॉर्मली तैयारी शुरू करी। वो कैसी मोटिवेशन थी जो इस दौरान आपको जो है एक पाथ पर निरंतर बरकरार रखी हुई थी, जो आपको डगमगाने नहीं दे रही थी बिल्कुल भी? हाँ सर, 17 में मैंने सुना पहली बार, और 21 से सर मैंने चालू की तैयारी, जैसा आपने बताया। मोटिवेशन था सर, क्योंकि रिजर्व बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है सर कि आप अगर वहाँ चले जाते हो, आप वहाँ जॉब कर रहे हो, तो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन आप भी बिल्डअप कर लेते हो, अपने आप खुद ही यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बनते हो। और दूसरी सर कि आपकी लर्निंग की प्रोसेस जो होती है आरबीआई की प्रिपरेशन के दौरान या यूपीएससी के दौरान, जब आप बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, तो आपकी इंटरनल लर्निंग्स भी बहुत बढ़ जाती है। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखते हो, अलग तरीके से पढ़ने लगते हो चीज़ों को, जो बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं होता है। जनरली रोट लर्निंग आप कर लिए हो या एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो सर मोटिवेशन ये रहा कि एनी हाउ जब तक अटेम्प्ट्स है तब तक तो आरबीआई का एग्ज़ाम देना ही है, क्योंकि अगर मौका दिया है भगवान ने और आपके पास वो स्किल्स हैं, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, तो आपको ट्राई करना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। तो मेरा मोटिवेशन कभी डाउन तो नहीं हुआ सर। इवन प्रीलिम्स भी, पहली बार तो बस प्रीलिम्स हुआ था सर, मेरा मेंस भी नहीं हुआ था। बट मेरा था कि हाँ, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मेरा कभी वो पेसिमिस्ट एटीट्यूड नहीं था कि नहीं हो पाएगा या छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो मोटिवेशन रहा सर, और साथ रहा सर फैमिली का, फ्रेंड्स का, सपोर्ट ग्रुप्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। हमको पता भी नहीं होता, हम लोग तो भूल भी जाते हैं ज़िंदगी में। राइट बहुत लोग कैसे कैसे आपको मदद कर जाते हैं, मोटिवेट कर जाते हैं राइट। अलग अलग तरीक़ों से। तो सबका बहुत सपोर्ट रहा सर, बहुत बैक सपोर्ट रहा, कलीग्स का, दोस्त हों, परिवार हों, सबका बहुत सपोर्ट रहा सर। तो मोटिवेशन को बिल्डअप करने में उनका भी सपोर्ट रहा, सस्टेन करने में भी उनका सपोर्ट रहा। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। नहीं, बहुत है। बढ़िया। सुमित, मैं एक बात जानना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी आपके बारे में, कि आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जी सर। ठीक है, फिर कुछ फैमिली एक्सीडेंट्स की वजह से आपको तैयारी छोड़नी पड़ी। जब आप बैंक पीओ बन चुके थे, तो आपने यूपीएससी को दोबारा क्यों नहीं चुना? आपने आरबीआई ग्रेड बी की तरफ रुख क्यों किया फिर उस टाइम पर? सर उसका प्राइमरी कारण है कि यूपीएससी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता। और दूसरा सर, मुझे लगा जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो मुझे फिनेंस में, इकोनॉमी वगैरह में इंटरेस्ट आने लग गया। जैसे सर मृणाल सर करके जो राइट, अनअकैडमी इकोनॉमिक्स पढ़ाते। के जो लेक्चर आते थे जी। उनके। तो मैंने सर इकोनॉमी अगर सीखी है तो उनसे सीखी है। बिल्कुल।
तो उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था सर कि मजा आने लग गया। बिल्कुल, वो बहुत एग्जांपल है देके ना, प्याज लहसुन वो के हाँ एग्जांपल प्याज देके। लहसुन के, तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइट का राइट बता रहे राइट। एग्जाम्पल, मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल, पी चिदम्बरम का एग्जाम्पल, मोदी जी का राजन भाई साहब ऐसे करके, सूटकेस भर के ले लो हाँ योजना, बिल्कुल। फिजिकल डेफिसिट जब वो उनके पढ़ाते। बहुत जो है हाँ कीवर्ड्स, तकिया कलाम थे हाँ, उनके बहुत वो सारे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप क्लास कर रहे हो। मतलब बिल्कुल, मुझे लगता है डिजिटल जो लर्निंग रिवॉल्यूशन था, जो पहला इंसान जो था वो मृणाल सर मैं मैं मानूंगा। आप टोटली एग्री करता हूँ हाँ, उसमें। क्योंकि सर मैं इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं हूँ, मैंने 10th के बाद इकोनॉमिक्स नहीं की। उसने उन्होंने इतना इंटरेस्ट डेवलप करवा दिया सर इकोनॉमिक्स में मुझे कि मतलब मैं तो इंडेटेड हूँ सर उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मोटिवेट किया, मतलब मोटिवेट किया मतलब पढ़ाया कि आप अंदर से मोटिवेट हो गए। तो मुझे काफ़ी मज़ा आने लग गया सर इकोनॉमिक्स पढ़ने में, उनके लेक्चर्स देखने लगा। 17 बैंक पीओ की तैयारी के दौरान ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स रहता है हालांकि उतना डीप में नहीं नहीं आता रहता, है, हाँ बिल्कुल। बट चूंकि मुझे इंटरेस्ट आने लग गया कि अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बजट वगैरह में देखने लग गया, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर का राइट लाइव स्पीच देखने लग राइट। गया कि अच्छा मजा आ रहा है ना, कुछ क्योंकि कीवर्ड्स आपको समझ में बिल्कुल आने लग गए, बिल्कुल। टेक्निकल टर्म जो आप समझ। रेगुलर पढ़ रहे हो तो द हिंदू हाँ, वगैरह में, वो न्यूज़पेपर आपको वगैरह में, हाँ हाँ पहले पता नहीं चलता था कि अच्छा क्या हो गया भाई, वहाँ पे वार हो गया तो यहाँ पे सही बात है। रुपया क्यों गिर रहा, रुपया गिर रहा है तो ये क्यों इतना बिल्कुल ये पागल बिल्कुल, हो रहे हैं, वो लिंकेज नहीं बना है पाते ना, हम। पॉलिटिशियन को इतना क्या इशू है, रुपया गिर रहा है तो गिर। तो अभी सब समझ में आता है कि अच्छा इससे वो फैक्टर बिल्कुल होगा, इस सारी गलती उसकी हाँ भी नहीं है, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर है। बिल्कुल। तो उन्होंने सर जो है ना एक इंटरनल क्रेविंग तैयार की मेरे अंदर कि भाई फाइनेंस एंड इकोनॉमी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। और मैं पढ़ने लग गया सर, पढ़ने लग गया। जैसे इकोनॉमिक्स अगेन रमेश सिंह की सर, वो तो यूपीएससी के दौरान हल्की फुल्की पढ़ी थी, बट मैं थोड़ा डीपली एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने लग गया सर। ठीक है, तो वहाँ से सर फिर पता चला कि रिजर्व बैंक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और रिजर्व बैंक सर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है अगर बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी का देखा जाए। तो मुझे फिर वो लगा सर कि मैं रिजर्व बैंक में बढ़िया काम कर लूँगा, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज इस फील्ड में आ सकती है। सिविल सर्विसेज ऐसी फील्ड है सर, आप बोल नहीं सकते कि मैं शायद कर भी लूँगा, अगर क्लियर भी कर लूँ, क्योंकि वो एक काफ़ी अलग रोल बिल्कुल है सर। बिल्कुल। और रिजर्व बैंक का रोल आपको पता है कि डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो अगर आपको पता है कि मुझे क्या कार्य करना है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के जाके अंदर, तो शायद आप अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लोगे सर। बिल्कुल और आपको जहाँ पता नहीं है, जहाँ वेगनेस है, आप शायद हर इंसान के लिए एक फील्ड बनी होती है सर। तो मैंने पहचाना कि मेरा फील्ड ये है, तो मुझे इसके लिए ही ट्राई करना चाहिए। बहुत तो बढ़िया। मैंने इसीलिए सर फिर सिविल ड्रॉप ही कर दिया, और परसिस्टेंटली मैं आरबीआई के ही अलग अलग तरीक़ों से लग गया किताब पढ़ना। हालांकि उस समय ये मोटिवेशन नहीं था, बट किताबें पढ़ने लग गया, है ना, भगवान अपनी ओर से अलग आपको बिल्कुल, बना के भेजते हैं। और वो तो वो सारी डायरेक्शन जो है है ना, जो सेट हो रही थी विराट आरबीआई की कोहली ने तरफ। बोली थी ना 24 में जब वर्ल्ड कप फाइनल जीत गए कि लास्ट 5 ओवर में भगवान आ गए और सब बिल्कुल कुछ वैसा होता गया जैसा हम चाहते थे। बिल्कुल। तो वैसा ही हुआ सर पिछले 7-8 सालों में। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करके आपके सामने बैठा हूँ। 1 महीने पहले की बात है कि मैं नोट्स बना रहा था हिंदू से, ईटी 26 के से। अटेम्प्ट के लिए। हाँ, 26 के अटेम्प्ट के लिए नोट्स बनाना चालू कर दिया था, कॉपी भरनी चालू कर दी थी मैंने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, क्योंकि वो दिमाग में था कि शायद नहीं होगा तो ये मेरा अंतिम अटेम्प्ट होता, छठा अगर नहीं अटेम्प्ट होता होता। तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होता एज के हिसाब से। तो मैंने इस कारण से सर मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आए, तो इसलिए सर मैं फिर आरबीआई में मैं और 2 बार इंटरव्यू दिया सर मैंने। तो फिर तो समझ में आ गया कि या तो ये फील्ड है या तो कुछ और सोचेंगे, है ना, बाद में जीआईबी बहुत वगैरह बढ़िया कुछ स्पेशलिस्ट बहुत कोर्स बढ़िया। करेंगे। बट था सर कि हाँ फाइनेंस इकोनॉमिक्स में ही, और आरबीआई तो सर। दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि जहाँ पर हम लोग 3-4 महीने मेहनत करने के बाद सोचते हैं कि यार रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग, मतलब हमारे पास कॉल भी आता है कि सर 4 महीने से लगातार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हाँ आरबीआई ग्रेड भी नहीं हो रहा है। भाई 4 महीने नहीं, यहाँ पे 4 साल 5 साल लगा रखे हैं। बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, बहुत रेगुलर एफर्ट चाहिए। सुमित जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि 2017 में लगा कि आरबीआई ग्रेड भी औकात से बाहर है, इसको नहीं देना जी चाहिए। जी। तो 2020 में आरबीआई ग्रेड भी क्यों औकात के अंदर आने लगा? और दूसरी बात ये कि सबका ना इनिशियली यही डर होता है कि यार ये एग्जाम ना शायद फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए हमें शायद इधर नहीं जाना चाहिए। हाँ तो वो डिफरेंस क्या था? वो पढ़ने की वजह से आया या फिर और आपका एक्सपोजर बढ़ा तो वो डिफरेंस आना शुरू हो गया? सर पढ़ने की वजह से ही आया बेसिकली तो, क्योंकि बैंक में तो मैं जॉब कर रहा था, बट रिजर्व बैंक की जो एग्ज़ाम होती है बैंक का कोई खास उसमें आप रोल नहीं है कि आपको मदद करेगा। इवन मैं सच बताऊं तो शायद आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी कर दे, क्योंकि आपकी नौकरी है, पैसे आ रहे हैं, तो एक इंसान थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता स्टेबिलिटी आ है जाती ना, है। कंफर्ट जोन में आ गया, आपको व्हीकल लोन मिल जाएगा, हाउसिंग लोन मिल जाएगा, और फिर वो उसका लोन भी चुकाना है ना, बैंक में अलग काम भी हैं आपको बहुत सारे, तो थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है बैंक्स में। बट सर वही है कि अपना तो मोटिवेशन रखना है सर, क्योंकि तो आपको सच में ऐसा लगता है कि
मतलब इस एग्जाम में फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होना ही सिलेक्शन का जो है मंत्र है, जो लोग सोचते हैं इनिशियली सोचते हैं। जी जी नहीं सर, मैं तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जिनका नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है कोई फैक्टर नहीं है। मैंने खुद से पढ़ के इकोनॉमिक्स सीखी, फिनेंस सीखा, मैनेजमेंट सीखा। मैनेजमेंट भी तो एक्सटर्नल ही सब्जेक्ट है सर। 10th के बाद मेरा इकोनॉमिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने पीसीएम से 12 किया है सर। केमिस्ट्री ऑनर्स मेरी बीएससी है। उसके बाद बैंक ज्वाइनिंग की है मैंने। तो इकोनॉमिक्स फाइनेंस सर खुद से आप पढ़ोगे, इतना रिजर्व बैंक आपको अप्रोच देता है, अलाउ करता है कि आपको इतना डीप भी नहीं जाता है कि आप नहीं कर पाओगे, है ना। आपने अगर मेहनत की है, आप अगर समझ रहे हो, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, और आजकल तो एआई का ज़माना है, इवन इन केस आप नहीं समझ रहे हो तो एआई पे जाइए, थोड़ा और डीप अंडरस्टैंडिंग लीजिए, फिर एग्जाम में जाइए। सही बात बोली आपने कि आपको अगर कोई कंसेप्ट टफ भी लग रहा है ना, अगर आप चैट जीपीटी या फिर जेमिनी से पूछोगे कि मुझे सिंपल एग्जांपल की मदद से इसको समझा दे, वो बहुत अच्छा समझाता है। बहुत सर, मैं ईसीएल नॉर्म्स का आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर ईसीएल नॉर्म्स मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू, मुझे नहीं पता था। उन्होंने पूछा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, मैं नम हो गया, कुछ जवाब नहीं दे पाया। क्योंकि मुझे याद था, तो इस बार मैं ईसीएल नॉर्म्स, मुझे फिर भी यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें और जो ऑलरेडी अभी क्राइटेरिया है प्रोविजनिंग की, उसमें क्या ही डिफरेंस है। उसमें ही प्रोविजन करते हैं, इसमें प्रोविजन कर रहे हैं। बट सर मैंने चैट जीपीटी पे जब डाला, वो उन्होंने इतना क्लैरिटी से स्टेप बाय स्टेप बताया कि इसमें वो दिक्कत है, उसमें वो अलग है। तो फिर मेरे दिमाग में क्लियर हुआ कि अच्छा क्यों ये आ रहा है। इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, है ना। वो अप्रोच भी बताता है कि फॉरवर्ड लुकिंग, वो रिएक्शनरी अप्रोच पूरा था, तोड़ देता है उस वो चीज़ों को पूरा ना। तोड़ देता है। और अगर आप पूरा स्टेबिलिटी से पढ़ रहे हो, पूरा दिमाग लगा के देख रहे हो, तो आप समझ जाओगे। और एटलीस्ट फॉर इंटरव्यू तो वो बहुत काम आएगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको वो टेक्निक, क्योंकि इस बार भी एक क्वेश्चन था, डायरेक्ट ईसीएल से नहीं था, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है सर, बट ईसीएल रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हाँ, एक था कि ईसीएल क्यों आ रहा है जब ऑलरेडी हमारे पास वो है, प्रोविजनिंग है, तो क्या ज़रूरत है। तो मैंने फिर उनको बताया जो मैंने, मेरी जो थोड़ी मोड़ी समझ थी, और जो मैंने चैट जीपीटी वगैरह से, यूट्यूब वगैरह नहीं, सीखी। बिल्कुल सही बोला। देखो, हर तो चीज़ ना समझ नहीं आती है स्टार्टिंग में, नहीं आती तो सर, आपको हाँ, डिफरेंट जो टूल्स आपके पास है उनका इस्तेमाल करना ही पड़ता है चीज़ों करना को ही सेट पड़ेगा करने सर। में। और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के तो इतने मतलब मटेरियल्स अवेलेबल हैं सर। इवन अमेजन पे आप जाइए, कितनी सारी किताबें हैं, है ना। कि आप अगर 2-3 बढ़िया किताबें पढ़ लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे सर, रमेश सिंह पढ़ लेंगे, है ना, वीडियोज़ देख लेंगे, किसी भी सर की वीडियोज़ देख लें आप, तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और थोड़ा तो खुद आरएनडी करना है सर, आरबीआई की वेबसाइट, पीआई की वेबसाइट, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, फिनेंस मिनिस्ट्री की जो भी गाइडलाइंस आती हैं, फिर जो सर यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं मिंट वगैरह की, जो हाँ जी, हाँ जी, बीएफएसआई हाँ जी, सबमिट हाँ जी, वगैरह होती हाँ जी, है, हाँ जी, आप वो और देखें, तो अपने आप सर आप इवन फिनेंस वाले से भी ज़्यादा अंडरस्टैंड बिल्कुल करने लगोगे सब्जेक्ट को, है मतलब ना। गेम ये है कि एफर्ट मारो एक बार, एफर्ट करो सर, हाँ एफर्ट करो। क्योंकि सामान बहुत है। हाँ लेकिन अगर आप रीड नहीं करोगे, टाइम नहीं इन्वेस्ट करोगे, तो हाँ शायद वो आउटपुट नहीं आने नहीं, वाली। हाँ टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर, टाइम सुमित, ये टाइम की दिक्कत आपको पता है कितनी बहुत है सर, है टाइम। ना। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं, फिर बीच में त्यौहार वगैरह भी आ जाते हैं, यहाँ पे पूरा सबको इकट्ठा होना होता है। सुमित का एक डे का प्लान क्या होता था पढ़ाई के टाइम पर? सर जनरली तो जो मेरा टाइम होता था, क्योंकि सुबह तो टाइम मिलता नहीं था सर, आपको बैंक जाना है, शाम में सर मान के चलिए 6-7 बज ही जाते हैं, बैंक से आए आराम वगैरह किए। तो मेरा सर, मैंने जो अपना रूटीन बना रखा था, एक 7 से 9 बजे रात का बना रखा था, और 9 से 10 अपना डिनर वगैरह किया, थोड़ा सा कुछ देख लिया यूट्यूब पे, और फिर 10 से 1 या 1:30 या 2 रखता था मैं, है ना। पिछले अटेम्प्ट में तो याद है मैं 3-3:30 सोया हूँ, फिर 8:30-9 उठा हूँ, पूरे दिन ऐसा। जॉब करने के बाद हाँ 7 से 9 पढ़े, और फिर हाँ, रात को 3:30 बजे तक दोबारा पढ़ क्योंकि रहे हो। आपके पास टाइम ही नहीं है सर, आपके पास टाइम नहीं है। ब्रांच में आप कितना ही टाइम निकाल भी लोगे, नहीं पढ़ पाओगे एक्चुअली। पब्लिक डीलिंग में आप और नहीं टाइम निकाल तो कई पाओगे। बार ऐसा नहीं लगता था कि चले यार 12 बज गया, अब नींद आ सर रही है, नींद सो तो जाते आती हैं? थी, सच कहूँ तो नींद आती थी, सोने का मन भी करता था, लेकिन वो नींद अच्छी नहीं आती। अगर मैं उस समय सो जाता तो अभी जो नींद आराम से आ रही है वो अभी नहीं आती। तो उस समय लगा सर कष्ट हुआ, क्योंकि 3 साल तो सर मैंने पूरा रिगोरसली इन्वेस्ट किया है ना, सब कुछ छोड़ के। नींद तो अपनी बहुत कम ली है मैंने 3 साल सर। बहुत लेकिन बहुत मोटिवेशन मिल रही है मुझे आपकी हाँ बात सुनकर। बहुत अच्छा फील भी हो रहा है कि आरबीआई को जो लोग चाहिए वही लोग उसको मिल भी रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ यार, सुमित, ये जो प्लान था फेज़ 1 फेज़ 2 का, जैसे अगर मैं अभी की सिचुएशन लूँ कि नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, जी सर, फेज़ 1 जो है, आपके टाइम भी हर बार यही सिचुएशन आती होगी, 2023 में भी ये सिचुएशन आएगी, भी नोटिफिकेशन आने वाली है, आ जाती है सर, ठीक है, हाँ, 24 में। तो अगर सुमित इस जगह पे हैं तो कैसे प्लान करते थे कि भाई फेज़ 1 को कैसे अप्रोच करना है, फिर फेज़ 2 को कैसे अप्रोच करना है? आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी 3 मंथ क्लोज टू दी फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्जामिनेशन? सर 3 मंथ्स क्लोज जो मेरा रहता था,
उसमें मैं पहले 2 महीने तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही पढ़ाई करता था सर। ओके। लास्ट जो 1 महीना रहता था सर, मैं टोटली प्रीलिम्स के लिए छोड़ देता था। उसमें क्वांट्स रीजनिंग का रिवीजन हो गया, करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया, आरबीआई के सर्कुलर्स के रिवीजन हो गए, बजट इकोनॉमिक सर्वे जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है सर, करंट अफेयर कुछ कुछ तो मेंस स्पेसिफिक होते हैं, तो वो ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट की 1 महीने तो सर मैंने मेंस की कभी टाइम नहीं दिया, क्योंकि वो अगर आप देंगे तो मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा है, अच्छे कैंडिडेट्स को सर, जो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि भाई प्रीलिम्स क्या है मैं निकाल लूँगा, बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता नहीं, है। हमारे पास भी एक आए थे अभी, उनका 2023 में इंटरव्यू दिया और मैथ ऑप्शनल था यूपीएससी जी में, हाँ बहुत सर, हाँ इंटेलिजेंट, हाँ। और 2024 में रीजनिंग का जो है कट ऑफ कट ऑफ क्वालिफाई। क्लोज में हुआ है सर, 24 में तो सर क्वांट्स में बहुत लोगों का हुआ है। तो मैं तो सर वही बोलूँगा, चूँकि नोटिफिकेशन अब आ ही जाएगी शायद 28 अप्रैल को, तो बहुत लोग पैनिक भी कर रहे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सर पैनिक करने की बात है नहीं, क्योंकि सबके लिए सर इक्वल ग्राउंड है ना, जो अंडर प्रिपेयर्ड थे वो सबके लिए बराबर है। 3 महीना अगर रिगोरसली स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे सर, वो अपना टाइम टेबल बना के, चार्ट बना के, सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स पढ़ के 4 घंटा 5 घंटा तो देना पड़ेगा सर। वो 1-2 घंटा करके और उधर है ना, वैसे तो होता नहीं है। आपको 5-6 घंटा रोज़ देंगे अगर आज से, तो सर आप सक्सीड कर सकते हैं आराम से। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बट आपको 5-6 घंटा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू अभी समझिए, से लेके। इसमें एक ना बच्चों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जनरली, अगर अब बैंकिंग बैकग्राउंड के, तो आपकी एक रिदम जो है बनी हुई है, आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, डीप में भी पढ़ा हुआ है, और आप उस पर प्रैक्टिस करके रिदम बना भी लेते हो आगे। लेकिन करंट अफेयर बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने को है, जी। बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत बड़ी टाइमलाइन होती है। तो आप करंट अफेयर को कैसे प्लान करते थे जस्ट बिफोर द फेज 1 एग्जाम? करंट अफेयर्स के सर मेरे 2-3 सोर्सेज थे जो मैंने हमेशा फॉलो किया है सर। एक अफेयर्स क्लाउड करके हाँ जी, वेबसाइट हाँ है, जी, करंट अफेयर्स के लिए मुझे वो बहुत अच्छा बिल्कुल लगता सही बोला है आपने, ना। अच्छी मैंने काफ़ी है। 4 बार सर प्रीलिम्स क्लियर किया है, थैंक्स टू अफेयर्स क्लाउड टीम। ग्रेट। मुझे पता नहीं वो टीम कहाँ है क्या है, बट अफेयर्स क्लाउड का जो करंट अफेयर्स का सर वो पार्ट होता है, हाँ जी, मैंने वो सब्सक्राइब किया हुआ था, बहुत 400-500 बहुत हाँ जी, नॉमिनल फीस में, वो पीडीएफ में करता था। तो राइट, 300-350 पेज का पीडीएफ देख के तो डर लगता है। हाँ जी, लेकिन सर जब आप 1 महीने के करंट अफेयर्स को फॉर एग्जांपल 4 बार 5 बार 6 बार रिवाइज कर लो, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। बिल्कुल, आप आधे पेजेज ना वैसे ही आप स्क्रॉल बिल्कुल स्क्रॉल करके डाउन पार करके कर जाते जाओगे, हैं। ठीक है। और अफेयर्स क्लाउड की बढ़िया बात है कि वो फिर बैकग्राउंड भी देते हैं वहाँ पर, राइट, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बस फैक्ट लिख थोड़ा दिया और कंटेक्स्ट भी देता है आगे वो। कंटेक्स्ट भी देते हैं, तो उससे आपका और डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपकी आपको मेंस में भी काम आती है। एक तो सर अफेयर्स क्लाउड, दूसरा सर द हिंदू, है ना। बिल्कुल, द हिंदू सर मैं लगभग 10 साल हो गए, 1 डिकेड हो गया मेरे को पढ़ते हुए। वो सर जो न्यूज़पेपर है इतना बढ़िया है कि आपको इंग्लिश में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में कोई सब्जेक्ट आप ले लो जिसमें वो काम नहीं आएगा। इवन इन रीजनिंग, रीजनिंग ठीक है वो सिलॉक्स इनइक्वालिटी, लेकिन जब आप एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, है ना, कि कौन सा कोर्स फॉलो होना बिल्कुल, चाहिए, वो वहीं से अंडरस्टैंडिंग आ वो जाती आप है। अगर अंडरस्टैंडिंग है आपको, ऐसा बहुत लोग एक्सप्रेस भी करते हैं अपने हिसाब से, बट चूंकि मैं द हिंदू पढ़ रहा हूँ इसलिए, बट तो वो द हिंदू मैं रेगुलर सर उससे नोट्स बनाता था करंट अफेयर्स तो के। आप ये सुबह पढ़ते थे या फिर शाम को सर प्रिपरेशन शाम के को ही टाइम? टाइम तो शाम को ही अच्छा, मिलता था एक्चुअली। मेरा 7 से 8 मैं पेपर को ही देता था सर, क्योंकि वो ना रिचार्ज कर देता है आपको, बिल्कुल, क्योंकि आते आप क्वांट्स रीजनिंग पढ़ने लगो ना, दिमाग उतना नहीं काम करता, और पेपर में कुछ नया इवेंट है और थोड़ा उनका वो डायग्राम वगैरह बनाते बिल्कुल, भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, हाँ हाँ, वो बिल्कुल, तो थोड़ा अच्छा, हाँ क्या हुआ कैसे हुआ, और कुछ नया टर्म मिल जाए तो नोट्स बनाने में मज़ा आता है कि बिल्कुल, अच्छा कुछ नया सीखने को मिला। बिल्कुल, तो दूसरा द हिंदू सर मैंने फॉलो किया। तीसरा स्कीम्स के लिए सर पहले तो मैंने बहुत जगह रिलाई किया, ठीक है, कि इधर से मटेरियल ले लिया उधर से मटेरियल। एक तो सर स्कीम्स टैब जो सर मिले गुरकीरत थे, सर वाले, स्कीम्स टैब के मैंने बहुत वीडियोज देखे हैं सर, है ना। और वो बैक ऑफ द माइंड 2 साल पहले कौन सा वीडियो देखा होगा जो मुझे याद है और एग्जाम में आ जाएगा, वो आपको नहीं पता है, लेकिन वो बिल्कुल, आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो से स्कीम्स की लर्निंग, मतलब स्कीम्स स्पेसिफिकली काफ़ी काम आता है, क्योंकि आप वहाँ देख रहे हो। जैसे सर एक संपदा, मत्स्य संपदा योजना के बिल्कुल, बारे में पढ़ा रहे थे, उसमें अंदर इतने सारे सब स्कीम्स है कि आपको नहीं याद बिल्कुल, रहेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो देख रखी है, 2 बार 3 बार देख स्टोरी रखी है, सुन रखी है, क्योंकि माइंड हाँ, मैपिंग के थ्रू है पढ़ा ना, रहे थे शायद। वो हाँ मैपिंग करते हैं, फिर वो कनेक्ट करते हैं, एक स्कीम को दूसरे स्कीम से बिल्कुल, कनेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ जो है ना, आपको रियल एग्जाम में आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो, कहाँ से आप वो स्कीम कोट कर दोगे, प्रीलिम्स में कहाँ से वो स्कीम, प्रीलिम्स में तो खासकर की, सॉरी मेंस में, ईएसआई बिल्कुल, मेंस में तो अजीब अजीब बिल्कुल, स्कीम्स, है ना वो बहुत लोग पैनिक होते हैं। तो स्कीम्स टैब का सर मैंने स्कीम्स के लिए किया।
अगेन सर पीआईबी स्कीम्स के लिए भी और वैसे करंट अफेयर्स के लिए भी पीआईबी एक मेजर सोर्स है जो लोगों को डायरेक्टली पीआईबी की वेबसाइट से पढ़ना चाहिए सर। बहुत लोग उसको, मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं, मैं बोलता है अरे नहीं ये कर लेंगे, कंपाइल पीडीएफ कर लेंगे। बट आप अगर सर डायरेक्टली रह रहे हैं ना पीआईबी से, तो दो चीज़ हो रही है, एक तो आप लर्न कर रहे हैं कि वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, और क्योंकि कोचिंग वाले भी क्या कर सकते हैं, हर चीज़ तो वो भी नहीं दे सकते ना, फिर आप बोलोगे कि उन्होंने बल्कि मटेरियल दे दिया। इससे अच्छा है कि आप खुद आप करो ना, इनोवेट कि अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका मैं इस साल जो मैंने लर्निंग की सर 2 बार के फेलियर से, कि पीआईबी के मैं प्रिंट आउट निकाल लेता था सर, और पीआईबी के प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल बनाई हुई थी, जैसे जनवरी महीने का अलग निकाल लिया सर सारे पीआईबी के, ठीक है, और फिर मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ 2 बार, क्योंकि आपको ना उससे रिवाइज करना आसान होता है, क्योंकि पूरा कंटेक्स्ट दिया रहता है ना, और 4 ही 5 लाइनें होती हैं, और कभी कभी ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट शीट होते हैं, जैसे मान लीजिए जल जीवन मिशन, जो मिनिस्ट्री वाइज भी आते हैं, स्कीम वाइज भी आते हैं, जल जीवन मिशन के इतने साल पूरे हो गए, तो उसके पूरे आपको फैक्ट शीट पूरा उसके अचीवमेंट्स वगैरह मेंशन पूरे होती हैं, अचीवमेंट्स वगैरह रहेंगे, जो आप कोट भी कर सकते हैं ना कि इतने लोग डायरिया से बच गए, इतनी महिलाओं का इतना करोड़ घंटा बच गया, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर कि आप पीआईबी से डायरेक्ट करंट अफेयर्स, क्योंकि उसमें स्कीम्स रिपोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे आते हैं सर। सुमित, ये सब आप इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि आपका ईएसआई और एफएम का फाउंडेशन प्रिपरेशन हो चुका था, या फिर स्टार्टिंग से आप ऐसा करते आ रहे थे? अगेन मैं ये क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि टाइम नहीं है, टाइम अगेन लिमिटेड है, तो आप नोट्स भी बना रहे हैं, आप पीआईबी को भी पढ़ रहे हैं, आप अफेयर्स क्लाउड्स को भी पढ़ रहे हैं, आप स्कीम स्टेप की वीडियो भी देख रहे हैं, टाइम उतना ही है 5-6 घंटे का। तो ये तब हो गया जब आप एफएम और ईएसआई पे एक मतलब बहुत क्लियर थे कि भाई बेसिक तो मुझे आती हैं, कंसेप्ट मेरे क्लियर हैं, या स्टार्टिंग से ही आपकी स्टार्टिंग में सर पीआईबी इतना मैंने नहीं फॉलो किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। 2023 में जब मैंने जो पहला मेरा मेंस क्लियर हुआ सर, तो मुझे पीआईबी की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी कि इतना इंपॉर्टेंट है, पर जब मैंने मेंस दिया तो मुझे याद आता है कि 2-4 क्वेश्चन थे, एक बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कुछ एक्सपेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर 24 में भी दिया, उसमें और इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई, तो 25 में मैंने स्ट्रेटजी बदला अपना। 24 मुझे रियलाइज हो गया था कि पीआईबी इज इंपॉर्टेंट, पर मैं ये प्रिंट आउट वगैरह नहीं ले रहा था। अच्छा। और एक्चुअली बहुत टाइम नहीं लगता है सर, अगर आप पीआईबी का डेली का अगर आप देखो, अगर आप 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप प्रिंट आउट निकाल लो, आप पढ़ो बेशक से संडे को, बट उसको छांट लो सर, अलग किसी ग्रुप में डाल लो। मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था जिसमें मैं ही एक मेंबर था, और उसमें मैं वो शेयर कर देता था, ठीक है, ताकि मैं वीकली उसको प्रिंट आउट आपको एक्सेस करने में आसानी मैं एक्सेस कर लूँ या ऑनलाइन ही पढ़ लूँ। मान लीजिए प्रिंट आउट भूल गया, लास्ट टाइम रिवीजन में ऑनलाइन ही पढ़ता गया फटाफट, सोने के टाइम मान लो 1 बजे सर सोने गए, उस समय भी सोचे कि चलो 15 मिनट जाग के कुछ रिवाइज कर लेते हैं, है ना, तो वो मेमोरी भी रहती है कि सोने के टाइम अगर आपने पढ़ लिया तो कुछ चीज़ें आपको भूलते नहीं हो। देख रहे हो आप, जिस टाइम में रील देख रहे होते हैं ना सोने से जस्ट पहले, उस टाइम ये पीआईबी रिवाइज कर रहे होते हैं, तभी सिलेक्शन होती है। हाँ रील तो सर टाइम, हाँ वो तो है ही सर, क्योंकि वो तो सर आपको 1-1 सेकेंड 1-1 मिनट कीमती है। मैं कितने दोस्तों का फ़ोन नहीं उठाता था, आई विल कॉल यू बैक कर देता था। अब मुझे पता है कि वो भी समझते हैं, है ना, क्योंकि बहुत लोगों का सेक्रीफाइस होता है सर, फैमिली से उतना बात नहीं कर पाते थे, बट वही है कि वो टाइम जो मैंने इन्वेस्ट किया सर वो ज़रूरी था। तो ये है सर कि फाउंडेशन तो मेरी बिल्डअप मैं कर ही रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरी बिल्डअप हो गई सर ईएसआई में, फिनेंस में। बहुत लोग होंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनकी मेरे से अच्छी होगी सर, जिनका नहीं भी हुआ होगा वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी अपनाना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर आपको क्लियर करना है, आप अगले साल के लिए रिलाई नहीं कर सकते, है ना। वो तो मेरा सर चलो किस्मत था, है ना, दुआएं थी, आशीर्वाद था, तो हो गया। लेकिन बहुत लोगों का सर दिक्कत कि आप प्रीलिम्स में फंस जाएंगे, आप मेंस में फंस जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे। तो इसीलिए कोशिश यही करना है सर कि जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, उसमें कम्प्रीहेंसिव जो मेन चीज़ें हैं वो तो कवर करें। 100% की जगह 70% ही पढ़े, बट 70% सर पूरा पढ़े। पूरा पढ़ के फिर वो आधा उसका जानकारी होने से अच्छा है सर कि कम पढ़े और ज़्यादा, मतलब वो रिएक्टिव प्रिपरेशन ना करके एक अच्छी प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सुमित, एक बात और है कि फेस 2 का जो पेपर है ना, वो बहुत इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व इन द सेंस कि आपको बहुत क्लियर ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं जो चेंज होते जा रहे हैं। जैसे ईएसआई में हम काफ़ी चेंज देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा करंट ओरिएंटेड ज़्यादा हो जा रहा है, और जो है क्वेश्चंस भी बहुत डिफरेंट पूछ रहे हैं। जैसे पहले हमेशा स्कीम रिपोर्ट से क्वेश्चन आ जाते थे, इस बार शायद रिपोर्ट से क्वेश्चन थोड़े कम आ गए, उल्टा हुआ है शायद। तो ये ट्रेंड कैसे आप मतलब जो है मैनेज कर पा रहे हो, जब आप ऑलरेडी प्रिपरेशन करते हो, आप पुराने पीवाई की उसको रेफरेंस मान के तैयारी करते हो, आप देखते हो कि नया वाला पेपर एक डिफरेंट आ गया है। सर इसमें मैं बोलूँगा कि पुराने को रेफरेंस तो लेना है, लेकिन ये भरोसे में नहीं रहना है कि पुराना वाला ही आरबीआई सेट करेगा, क्योंकि इस बार शायद बहुत लोगों के साथ प्रीलिम्स में हुआ, मुझे पता नहीं, डिफरेंट आ गया। मैं कमेंट सेक्शन वगैरह में देखता था, जैसे आपने डाला प्रीलिम्स के बाद, या अनुजिंदल सर ने डाला, या किसी ने भी डाला, तो वो नीचे डालते थे कि अरे इस बार का ऐसा आ गया, हमने उम्मीद नहीं की थी, आरबीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो कॉन्डक्ट कर रही है एग्जाम, उनको तो छांटने हैं, है ना, उनको सेलेक्ट नहीं करना है, उनको पहले हटाना है। तो ऑब्वियसली वो वैसा क्वेश्चन सेट करेंगे दैट मे सरप्राइज यू।
लेकिन आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होके चलना है ना? तो आपको सर कोशिश करनी है कि जो सिलेबस है आपको वो कवर करना है। आप उस जो अनकंट्रोलेबल है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है सर, जो कंट्रोलेबल्स है हमें उस पर ध्यान देना है। तो मैंने तो सर कुछ नहीं देखा, ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं देखा। मेरे पास जो सिलेबस था, मुझे पता था करंट अफेयर्स पढ़ना है 6 महीने का, आरबीआई की सर्कुलर्स पढ़नी है 1 साल की, पीआईबी करनी है 4-5 महीने की, और ये सारे जो थियोरीज हैं मैनेजमेंट की तो सर बहुत बार रिवीजन हो गया मेरे, और है ना, फिनेंस और इकोनॉमिक्स के जो थियोरीज हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट वाला है वो पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इकोनॉमिक सर्वे का, वर्ल्ड बैंक की जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, खासकर इस बार सर मेंस में ही 2 क्वेश्चन जो मैंने डायरेक्ट रिपोर्ट से निकाले, जैसे एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में आया था सर, स्टैंडर्ड्स फॉर डेवलपमेंट आया था। अब सर बहुत पहले मैं भी करता था, पहली साल में क्या करता था, वो जो जिस्ट आती है वो डाउनलोड कर लेता था वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से, एग्जीक्यूटिव समरी जो बोलते हैं, और आरबीआई की फ्री एआई पे आया था सर। तो फ्री एआई का 80-90 पेज का आरबीआई ने डाला हुआ था पूरा कंसेप्ट नोट। और फ्री एआई का मैंने क्यों डाउनलोड किया, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कितने सूत्राज थे और जो मैंने गलत कर दिया था। फिर मैंने मेंस के लिए पूरा वो डाउनलोड किया कि यार मैं तो कुछ तो मैंने छूट रहा है। मैंने पूरा वो 80 पन्नों का पढ़ा कि कितने पिलर्स हैं, क्या होता है फ्री एआई, क्या क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक्स की, आरबीआई की। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया सर, 10 मार्कर 15 मार्कर, ये मुझे याद नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर डेवलपमेंट, अगेन वर्ल्ड बैंक का डायरेक्ट वो रिपोर्ट था सर, है ना। तो वो मुझे उम्मीद नहीं था कि वो आएगा, लेकिन मैंने पढ़ रखा था, वो भी 50-60 पन्नों का टेक्स्ट था, मैंने पूरा डाउनलोड किया था सर, पूरा पन्ना डाउनलोड करके। शुरू में तो मुझे लगा क्या बेकार चीज़ पढ़ रहे हैं, और वो डायरेक्ट आ गया सर स्टैंडर्ड फॉर डेवलपमेंट के बारे में। खुशी भी बहुत है ना, हुई बहुत होगी। खुशी, क्योंकि आपको सीधा सर अगर आ जाए क्वेश्चन तो उससे खुशी। तो मुझे लगता है सर जो सोर्सेज आरबीआई अपने सिलेबस में लिखता है, अगर आप उसको डिलीजेंटली फॉलो करें तो यू विल गेट थ्रू। मतलब आपका मेंस तक तो सर मैंने देखा है कि आप गेट थ्रू कर जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा तो सरप्राइज देंगे। जैसे लास्ट ईयर सर वो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला एक क्वेश्चन आ गया था, 81 बॉन्ड, हाँ 81 बॉन्ड वाला, मैंने 81 बॉन्ड पे लिखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाया था। बट वो उनके सिलेबस में तो है, आपको बॉन्ड मार्केट करके जाना है। जिन्होंने पढ़ लिया होगा सर 81 बॉन्ड, उन्होंने बहुत अच्छे से लिख दिया होगा उसको, उनका पेपर शानदार गया होगा सर। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि कोर को मिस कर देते हैं, पेरिफेरी में भागते रहते हैं, लेकिन कोर जब तक प्रिपेयर नहीं, आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई हाँ करोगे? एक्चुअली सर, हाँ तो सिलेबस की हर वर्डिंग पे कमांड होनी बहुत जी जरूरी जी, है। हाँ सर, मनी मार्केट पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा पता होना चाहिए, है ना, कितने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या काम करती है ना, डीएचएफआई क्या बिल्कुल है, बिल्कुल, जो भी है, पीडी क्या है, सारा कुछ सही कम बात। से कम बेसिक तो आपको क्लियर होना है सर, क्योंकि कुछ भी पूछ देंगे। जैसे इसी बार सर 91 के जो बैंकिंग हाँ रिफॉर्म जी हाँ कमेटी जी, का, नरसिम्हन कमेटी का नरसिम्हन, रेफरेंस था। बिल्कुल अब रमेश सिंह से मैंने सर 2-3 साल पहले वो पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि वो उतना लोग रिवाइज नहीं सही कर बात है। पाते। ठीक है, तो वो मुझे याद था पूरा कि कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशन थे, याद किया था, वो सब कॉन्शियस माइंड में हाँ जी हाँ फीड जी था सर, है हाँ जी ना। हाँ जी। तो वो मैंने वहाँ पर वो 2 मार्कर था शायद, वो मैं सही करके आ गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो, क्योंकि मतलब ये वो सही सारा सब पढ़ा हुआ काम आ रहा था आपको। काम आ जाता है सर। वो लोग बोलते हैं सर 4 महीना पढ़ के हो गया, 3 महीना पढ़ के हो गया, वैसा तो होता नहीं है सर। आपकी 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं, आपका 10 साल भी लगता है, क्योंकि आपने शुरू से आप जो पढ़ रहे हैं, कब कहाँ पे क्या काम आ जाए सर आपको नहीं बिल्कुल पता चलता है। ठीक बिल्कुल है, सही तो बोला आपने। हाँ, लोग इस भ्रम में ना रहें कि 2-3 महीना, 4 महीना करके नहीं किन्होंने भी नहीं निकल क्लियर, पाता, सही है ना, बात है। क्योंकि वो लंबी तैयारी होती है सर। जो भी क्लियर किया है, जिन उनको पता है कि मैंने बहुत लंबी तैयारी की है, 2 साल 3 साल तो लगाए हैं अपने बिल्कुल। और जीवन सपने, में। मैं यहाँ पे एक लाइन जरूर बोलना चाहूँगा, हाँ समझ जो मुझे आप पे ना बिल्कुल फिट दिखती है कि सपने देखने से पहले हैसियत बनाना बहुत जरूरी है उस सपने को जी देखने जी के लिए। जी तो अगर आप सिर्फ सपना देख रहे हो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्वालिफाई करने की, और वो मेहनत बैकग्राउंड में नहीं है, तो बहुत मुश्किल होने नहीं वाला है। नहीं सर, आपको अपना कैरेक्टर, अपना कैलिबर बिल्कुल अब बनाना पड़ेगा पहले। बिल्कुल। और सुमित, अब मैं आपके एक बहुत बड़े पेन पॉइंट पे आने वाला हूँ, जहाँ पे 2023 में आपको एक लाइन सुनने को मिली हाँ कि भाई अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो आई विल नॉट सेलेक्ट यू। जी 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 तो 2023 का एक्सपीरियंस इंटरव्यू का, आपने 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, पहले ये आपका तीसरा इंटरव्यू था। जी। सुमित, क्या वही लोवेस्ट मोमेंट थी प्रिपरेशन की, या फिर मतलब ये एक मैं लोएस्ट मोमेंट तो नहीं मानूंगा सर, पर हाँ एक झटका था, क्योंकि मॉक इंटरव्यू, क्योंकि कभी वैसा इंटरव्यू मैंने दिया नहीं है सर, है ना। आईबीपीएस पीओ का मैंने इंटरव्यू दिया है, यूपीएससी वगैरह कोई बड़े इंटरव्यू में नहीं गया। तो आरबीआई का जब इंटरव्यू मेरा 23 में, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी मेंस हो जाएगा मेरा, क्योंकि बहुत अच्छा मेंस नहीं गया था। अच्छा अच्छा, उसमें कीबोर्ड में भी कुछ शुरू में इशू आए थे, जिस कारण मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था। वो हैंड राइटिंग सैंपल मेरा नहीं सबमिट हुआ था, मुझे डर लग रहा था कहीं इसका रिजेक्ट ना कर रिजेक्ट दें। ना हो जाए। खैर, तो बट मेंस में आ गया सर मेरा रिजल्ट। तो इंटरव्यू के लिए सर मैंने मॉक इंटरव्यू कोर्सेज लिए 2-3 जगह से लिए। बट जो मैं पहला गया इंटरव्यू देने मॉक इंटरव्यू, तो एक सर थे, तो उन्होंने बोला कि इफ़ आई वेयर द इंटरव्यूअर आई विल नेवर टेक यू इन आरबीआई करके बोला उन्होंने। हालांकि हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग रही हो, वो अलग कंटेक्स्ट में बोलना चाह रहे हो, बट जो उन्होंने बोला कि मैं अगर लूँगा तो आपको कभी नहीं लूँगा, जिस तरह आपका है एप्टीट्यूड जो है आपका, ठीक है, यू शुड टेक प्रमोशन वगैरह।
तो फिर वो एक थोड़ा सा था झटका कि यार मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, क्योंकि उनको मेरे से कुछ पर्सनल तो है नहीं, वो तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज में है, उनको लग रहा है कि ही इज़ नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड, और आप मुझे कभी नहीं लोगे, मतलब कि आपका उतना प्रिपरेशन लेवल पे नहीं है। तो ये सर एक वही है, अगेन विराट कोहली को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, तो कोहली की एक है कि 2011-12 में वो कहीं क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने अपने को आईने में देखा, तो उनको लगा तू क्या बनेगा वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, है ना। तो उन्होंने फिर उस दिन से अपने आप को चेंज करना चालू किया, मंजाना चालू किया, है ना, अपने आप को फिटनेस पे ध्यान दिया, क्रिकेट पे ध्यान दिया। तो वो सर मेरे लिए एक एक्चुअली रियलाइजेशन मोमेंट था, मैं तो कहूँ तो। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो अगर गया आज कैसे मैं वो? देखूँ तो उस टाइम पे जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरे को ये लर्न करने में प्रोवाइड किया कि नहीं, मेरे को बहुत काम करना, और मैंने काम किया उसके बाद। 23 का रियल इंटरव्यू सर अगेन डिजास्ट्रस था, रियल इंटरव्यू भी डिजास्ट्रस था, क्योंकि सर मैं अंडर प्रिपेयर्ड था। मैंने इवन इस बार के रियल इंटरव्यू में चेयरमैन सर ने पूछा, मैंने बोल दिया था कि सर मैं लास्ट इंटरव्यू जो है नोट वेल, है ना, और उनको याद भी आ गया था कि तुम्हारा अच्छा नहीं गया था, और उन्होंने खुद 23-24 तो 2 बार देख हाँ, लिया आपको। और सर ने खुद ही बोल दिया कि ऑल द बेस्ट फॉर दिस टाइम, मतलब ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने खुद ही बोला ये चीज़। 23 के इंटरव्यू में सर मुझे पता नहीं था क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मैंने इंटरव्यू में सर आपको बताऊं, एक वर्क एंड फंक्शन ऑफ जो आरबीआई जो आरबीआई, हाँ डॉक्यूमेंट है जी, सर, वो हाँ जी। 200-250 वो पढ़ लिया, एक आधा द हिंदू से पढ़ लिया, करंट अफेयर्स वगैरह, और बहुत ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया आरबीआई सर्कुलर्स पे, रिपोर्ट्स पे, टेक्निकलिटीज़ पे। स्पीचेस अब पे। सर फॉर एग्जांपल उन्होंने आईपीआरएस नॉर्म्स पूछा है ना, इनकम रिकॉग्निशन एसेट हाँ जी, हाँ जी। क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। अब वो मैं सही से उतना नहीं बताया, लेकिन उतना मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा था। अब लर्निंग क्या हुई मुझे, कि मैंने इस बार ये सारे जो मास्टर सर्कुलर्स, पीएसएल हो गए, आईरेक नॉर्म्स हो गए, बैसल नॉर्म्स हो गए, सबका पूरा पीडीएफ निकाला, चाहे वो 80 पन्नों का हो, 120 पन्नों का हो, मैंने एंड टू एंड पढ़ाई की। अब उसमें टाइम क्या है सर, लोगों को लगेगा 100 पन्ने कैसे पढ़ रहा है भाई, कुछ भी। 100 पन्ने नहीं पढ़ने होते, 100 पन्नों में आपको 20-25 पन्ने ही होते हैं, जो मेन बहुत सारी बीच में चीज़ें हैं जो कभी कोई आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, जो टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपको ऊपर ऊपर का पता होना चाहिए। ठीक है, कि कोई असेट स्टैंडर्ड असेट से सीधा लॉस असेट में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा। ये भी आपके सर, मैंने जो मॉक इंटरव्यू दिया हाँ था, जी, हाँ आपने जी। वीडियो डाला हाँ भी जी, हाँ है, जी। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला कि नहीं सर, सीधा स्टैंडर्ड से तो लॉस में नहीं जाएगा। उन्होंने मुझे फिर रेक्टिफाई किया कि नहीं, ऐसा होता है। फिर मैंने वापस वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, फिर मुझे मिला एक जगह कि हाँ, ये हो लिखा सकता हुआ है, है कि ये डायरेक्ट जाता बिल्कुल। है ना। एक अगर कैटेगरी में, एक पर्टिकुलर, हाँ, हाँ। डायरेक्ट कैटेगरी में जा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं सर जो आप सीखते हो रियल इंटरव्यू से। तो 23 का इंटरव्यू काफ़ी डिजास्टर्स था, मैंने काफ़ी ख़राब किया अपना इंटरव्यू, नहीं तो शायद मैं 23 में ही आपके पास आ सही जाता, बात है। और अभी 2 साल सीनियर हो जाता आरबीआई में। 24 के इंटरव्यू सर पता नहीं क्यों एवरेज गया। जैसे एक बैंक मर्जर पे क्वेश्चन था, मैं बहुत ज़्यादा बुकिश हो रहा था, है ना, कि बैंक क्योंकि मैं सर आंध्रा बैंक में था, यूनियन बैंक में मर्ज हो बिल्कुल। गया। तो चूंकि उनको दिखा कि ये इनका बैंक मर्ज है, तो उन्होंने मुझसे मर्जर पे क्वेश्चन किया, जो इस साल भी हुआ, है ना, इंटरेस्टिंगली। और इस साल काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ हमारे बीच। आई थिंक 15 to 18 मिनट सर हमारा डिबेट चला होगा, मेरा और 2-3 पैनलिस्ट का। डिबेट। हाँ, डिस्कशन डिबेट जो भी बोले। और मैं बैकफुट पर नहीं गया, मैं इंटिमिडेट नहीं हुआ। आई थिंक दे लाइक द अप्रोच कि हाँ, ये सही बोल रहा है अपने हिसाब से। पर आप शायद कि एंजॉय कर रहे होंगे, आप हाँ, डिफेंड भी नहीं कर हाँ, रहे मैं होंगे। डिफेंड नहीं कर रहा था, मैं उनकी बातों को भी जायज़ ठहरा रहा था, अपनी को भी जायज़ ठहरा, क्योंकि मैं समझ गया था कि ठीक है, मुझे इसका कंसेप्ट पता है मर्जर का, बैंक कंसोलिडेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, कहाँ पे घाटा है, कहाँ पर मुझे वो चीज़ें पता है। तो अपने प्रोफाइल पे भी काम करना है। इंटरव्यू से मैंने ये भी सीखा कि वर्क ऑन योर प्रोफाइल। वो एचआर बेस्ड क्वेश्चन लोग बोलते हैं कि ये पूछ देंगे कि वाई आरबीआई। जनरली मैंने बहुत कम लोगों को देखा है सर आरबीआई में पूछते हुए वाई आरबीआई, वो सीधा क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं थोड़ा आपके सा। आपके डेफ के बेसिस पे ही ज़्यादा क्वेश्चन हाँ, बनते अभी हैं। सर प्रोफाइल बेस्ड, तो मेरा प्रोफाइल बेस्ड जो था कि मैं जैसे कैश ऑफिसर था पहले, तो हाँ जी, कैश पे क्वेश्चंस थे हाँ जी। कि अच्छा कैश पे बताइए, क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में बताइए, पैसा बोलता है आपने देखा है नहीं देखा, और बिल्कुल। मैंने वो कर रखा था इस बार, क्योंकि 2 इंटरव्यू की मेरी लर्निंग यही थी, इंक्लूडिंग द मॉक इंटरव्यू, कि आप जो है अपने डेफ पे फोकस करें। आप वेल रेड हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ बिल्कुल, पे बेनिफिट नहीं है, आपको लिखना नहीं है। बिल्कुल। आपको बताना है है। ना, आपको बताना है। बिल्कुल। तो अगर आप कैजुअली, आपको कैजुअल भी रहना है, फॉर्मल के साथ, जैसे राइट। आपसे बात कर रहा हूँ, आपको कैजुअल भी रहना बिल्कुल। है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो जाना है कि यस सर नो सर। तो वो चीज़ सर, और जैसे आपको मैंने मेंशन किया कि अभिलाष जो एस्पिरेंट सीजन 2 हाँ में, जी, हाँ जी। नवीन कस्तूरिया जी जो हाँ। अभिलाष का रोल निभा रहे हैं, इस बार मुझे लगा कि मैं थोड़ा तो है इंटरव्यू में मेरा प्रॉब्लम, जो भी कारण हो, मेरी पर्सनैलिटी हो, जो भी एटीट्यूड हो। तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, 12-13 मिनट का है सीजन 2 में, एस्पिरेंट सीजन 2 में। मैंने उनको देख के बहुत सीखा है सर, जो है उनका ना। इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू चल रहा होता है। कैसे, हाँ, कैसे अंदर जाना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन ना आए तो अप्रोच करना है,
कैसे एटीट्यूड रखना है, कैसे कामली उसको रिस्पॉन्स करना है ना, कैसे सामने वाला अगर आपको इंटिमिडेट करे या क्रॉस क्वेश्चन करे डोमिनेट करने की तो कोशिश करें। उसमें आप कैसे उनको जवाब दोगे एकदम बैलेंस्ड रह के, ठीक है। वो चीज़ जो एक होता है ना ऑफिसर लाइक क्वालिटी, हम्बलनेस विद हाँ, कॉन्फिडेंस। हम्बलनेस विद कॉन्फिडेंस, वो सर मैंने बहुत सीखा है 12-13 मिनट को, थैंक्स टू नवीन कस्तूरिया, थैंक्स टू टीवीएफ टीम सर, क्योंकि वो चीज़ शायद नहीं होती तो शायद वो भी एक बहुत मेजर, मैंने बोला इतने फैक्टर्स होते हैं ना सर, तो इस बार के इंटरव्यू में ये फैक्टर मुझे बहुत काम आया सर। मैं अंदर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ गया इस बार, पहले दोनों बार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, मैं गया बट मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं एक डर था। इस बार मेरे अंदर डर नहीं था, मैं डर पीछे छोड़ के गया था। आधा घंटा जाके बातचीत करनी है, जो होगा देखेंगे उसके बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं अगर इंटरव्यू रूम में जो है बैठा हाँ हूँ। हाँ बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। विश्वास हुआ रिजल्ट देख के कि हो गया सिलेक्शन? क्या सर? विश्वास हुआ रिजल्ट देख के कि हो गया सर सिलेक्शन? पहले तो जब मैंने पीडीएफ खोला, ग्रुप में आया कि रिजल्ट डिक्लेयर, तो मैंने पीडीएफ खोला, मोबाइल में ही था, 7:45 का टाइम रहा होगा, मंगलवार का दिन था। मैंने खोला, मुझे नहीं दिखा अपना रोल नंबर, जो पहली बार मैंने देखा जल्दी जल्दी में। मेरा जो दिल है 2-4 सेकंड के लिए सर थम्स आ गया, मुझे लगा यार। 24 वाला दोबारा याद आ गया जब हाँ आप सर, रोए थे शायद। मैं अब रो भी नहीं सकता था। 24 में तो मैं रोया था, आधे 15-20 मिनट रोया था, 15-20 दिन काफ़ी दुख में रहा था, काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम था। मैंने एक एक्चुअली खुद को ही मतलब ये रिक्रिएट करने के लिए एक ब्लॉग लिखा था, मैं वर्डप्रेस पे ब्लॉग लिखता हूँ सर, कि निष्काम कर्मा पे, है ना, भागवत गीता में, जो खुद को ही सेटिस्फाई करने के लिए कि युद्ध तो लड़ना ही है, हार भी जाओगे, कर्ण को पता था हार रहा है, फिर भी युद्ध तो लड़ा ही उसने, तो खुद को ही रिक्रिएट करने के लिए, है ना, रिनोवेट करने के लिए मैंने वो ब्लॉग लिखा वर्डप्रेस पे, ठीक है, कई जगह शेयर भी किया। इस बार जो मैंने पहला देखा वैसा ही फील हुआ सर, 2-4 सेकंड के लिए मैं कहा भाई, क्योंकि मैं प्रिपरेशन मैंने चालू कर दी थी, बट सर वो एक प्रोसेस जो होता है ना, बहुत डाउंटिंग प्रोसेस होता है। और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर हर इंसान की अपनी अपनी एक वो भी तो है ना सर। आप कब तक अपने सही बात है ना पर्सनल इसके लिए सबको ये करके रखोगे, हर एक चीज़ को साइडलाइन करके रखोगे। बट थैंक्स टू अगेन सर, मैंने वापस से वो पीडीएफ थोड़ा सा वो जूम आउट करके फिर लास्ट वाले रो में शायद हिम्मत मेरा दिखा था। के चल एक बार और देख लेता हूँ ढंग से। हाँ, मैंने देखा कि कोई सीरीज ही नहीं है, मुझे लगा कुछ तो छूट रहा है, फिर मैंने देखा मेरा लास्ट में जो रोल नंबर था, क्योंकि मुझे याद हो गया था, रोल नंबर तो याद हो ही जाता है इतनी बार वो कम्युनिकेशन होता है। सर मैं देख के सर मैं एकदम चीख पड़ा, जैसे अगेन वो अभिलाष कैसे वो चीखता है पहाड़ पे जाके जीतने, मुझे वही वाली फील आई सर, दे मौका जिंदगी वाली। निकालो एकदम बिल्कुल। हाँ, मम्मी थी, मम्मी काफ़ी खुश हुई, क्योंकि मम्मी अभी घर में साथ रहती हैं। फिर मैंने उसके बाद भी 2-3 बार सर चेक किया, जो इंटरव्यू क्रॉस वेरीफाई कर है लिया ना, कि मेल पे चेक किया, इंटरव्यू जो मैं बायोडेटा पूरा लेके गया उस पर रोल नंबर चेक किया, फिर मुझे भरोसा हुआ सर। और वो सिंक इन करने में लोग कहते हैं ना टाइम लगता है, उस दिन मैंने सीखा कि सिंक इन क्या होता है। मैं रात में सो नहीं पाया, जबकि पिछली बार जब नहीं हुआ था मैं बड़े आराम से सो गया था, क्योंकि दुख में था, दुख में नींद ज़्यादा अच्छी आती है ना, नींद तो वो रो भी लिए तो रो भी लिए, तो उसके बाद सो गए कि क्या करेंगे, अब तो कुछ ज़िंदगी है नहीं, कोई टाइम ही पार करना है। इस बार सर जो मंगलवार की रात थी, मैं 1-2 घंटे सोया होगा, वो भी मुश्किल से। बहुत अच्छी रात थी सर, वो बहुत अच्छी रात थी। 24 मार्च को आया था रिजल्ट, मतलब मुझे लगा मेरा एक नया जन्म हुआ है सर, 24 मार्च को ग्रेट, मेरा ग्रेट। जीवन बदल गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमित, इस पूरी जर्नी से क्या सीखा आपने? हाँ सर, बहुत कुछ सीखा रिजर्व बैंक की जर्नी से। बिल्कुल, प्रिपरेशन जर्नी से जो आरबीआई प्रिपरेशन ग्रेड भी की थी। प्रिपरेशन जर्नी से सर सबसे पहली चीज़ सीखी कि अपने आप को कभी भी नीचा नहीं सोचना है, कमतर नहीं आंकना है, अपने आप को कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करना है। अगर आपने कोशिश किया है तो आप कर लोगे, क्योंकि हम लोग जनरली वही है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को देखते हैं, लोगों की सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे का प्रोसेस हमको नहीं पता होता है। और वो भी एवरेज ही इंसान होगा जो आज आपको बहुत ऊपर लेडर पे दिख रहा है ना, वो कभी एकदम नीचे से शुरुआत की होगी और कोई उसका साथ नहीं रहा होगा, कोई सपोर्ट नहीं रहा होगा। जैसे जाकिर खान एक बहुत बड़े एग्जांपल हैं, क्रिकेट में, आर्ट में, स्पोर्ट्स में, हर जगह एग्जांपल है। तो ये चीज़ मैंने सीखी सर कि अपने आप को जो है ना एकदम कॉन्फिडेंस में रखना है, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको किसी बात से नहीं डरना है। दूसरी चीज़ जो सर मैंने सीखी कि है ना, दुनिया काफ़ी मतलब अच्छी है, वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि सर मुझे इतने लोगों ने साथ दिया ना कि इस कारण ही मैं बन पाया हूँ, ठीक सुमित, है, शायद अकेले। आप बहुत अच्छे हैं इसलिए लोग बहुत अच्छे थे शायद। हाँ, वो भी हो सकता है सर कि एक है ना रेसिप्रोकल अप्रोच होता है, बट लोगों ने जेन्युइनली सर इतना साथ दिया है ना। कुछ दोस्त, नाम अगर आप मेंशन करना चाहो मेंशन कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो हमारे बिहाफ पे। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मम्मी का थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने वो बहुत कठिन समय में राइट। शी हैज स्टूड बाय मी, एंड काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ रही हमारे घर में शुरू में, तो
बट वो हमेशा खड़ी रही और आज भी खड़ी हैं, है ना, एक चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह। तो माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है, लोग समझते नहीं हैं बिल्कुल। लेकिन समझना चाहिए। मेरे भाई हैं सर अमित, भाभी हैं, अभी भतीजा है छोटा सा, मेरी फियांसे अर्चना, है ना, दोस्त थी, काफ़ी दिन से दोस्त थी। और सर और भी सर बहुत लोग, विनीत है मेरा एक दोस्त, तो बहुत लोगों का साथ रहा है सर। इट हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल, मतलब सपोर्ट फ्रॉम पीपल। ग्रेट। कलीग्स सर हो गए, है ना, मैंने मैनेजर्स हो गए, जो भी मैनेजर्स जनरली, क्योंकि आप है ना बैंक में मैनेजर सपोर्ट नहीं उतना कर पाते क्योंकि उनको अपना काम देखना है, बट उन्होंने मुझे छुट्टियां दी है ना, ब्रांच में भी कभी कभार मैं सपोर्ट पढ़ किया, रहा हूँ पूरा तो सपोर्ट उन्होंने किया। डिस्टर्ब नहीं किया, है ना। कलीग्स भी जो भी हो गए अभी जिस ब्रांच में, वहाँ के कलीग्स ने, सब ने बहुत बहुत मदद की सर, सब ने बहुत मदद की। और तीसरी चीज़ वही है सर कि अपना परसिस्टेंस रहना है, जिस काम में करना है उसको करना ही है। अगर आपको करना है, आपको पूरा देना है 100%, 200%। बिल्कुल। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप सोचोगे कि नहीं मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वैसे नहीं होता जीवन में। बिल्कुल। आपको कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा और आपको अपना सब कुछ वहाँ पर देना पड़ेगा, न्योछावर करना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी आपका फिर कुछ हो पाएगा। नहीं तो अगर आप वैसे आधे आधे वाले स्थिति में हो तो आप फिर टूट के ही रह जाओगे, सही बिखर बात है, के मतलब रह वो बहुत जाओगे डेडिकेशन चाहिए, मतलब पूरा पूरा। फोकस्ड अप्रोच चाहिए हाँ, एकदम। क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ता था सर, मुझे आरबीआई दिखता था कि हाँ इससे ये क्वेश्चन आरबीआई में आ जाएगा। मैं कोई डिबेट देखता था यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है, मैंने ये बेकार बेकार तो नहीं बोलूँगा, मतलब एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखनी कम कर दी थी। और रिजर्व बैंक से ही, जैसे रिजर्व बैंक का एक जो ये सीरीज है सर हॉटस्टार पे, हाँ है हाँ, ना, बिल्कुल। बियॉन्ड द रूपी वगैरह बिल्कुल। वाली, मैंने वो पांचों दिखी वीडियोज, क्योंकि मुझे एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए कुछ राइट। तो पॉइंट्स चाहिए राइट। थे, है ना। तो वो चीज़ है सर कि आपको उसमें टोटली आपको इमर्स हो जाना है, अपने बिल्कुल। आप को उसमें टोटली एकदम ये कर लेना है, बिल्कुल। तभी आप फिर कर पाओगे। नहीं तो फिर आधा आधा करोगे या फिर पूरा टाइम नहीं दे पाओगे। बिल्कुल। हर चीज़ तो इंसान, आपने आपने पढ़ाई में भी पर्पस ढूंढ रखा था, आपने हर चीज़ में एक पर्पस जो था हाँ वो इन्वॉल्व था कि ये चीज़ आरबीआई ग्रेड बी में कैसे मेरे काम आ सकती है। हाँ जी बहुत सर, बढ़िया। हाँ। सुमित, आगे भी कोई प्रोग्राम है या फिर अब थम जाएगी सुमित की नहीं प्रिपरेशन वाली जर्नी? नहीं, प्रिपरेशन तो नहीं थमेगी सर, आगे कुछ प्लान्स हैं मेरे। अच्छा। आरबीआई में भी, आरबीआई के, अच्छा करने की हाँ, और। कि आरबीआई में भी और अच्छा हाँ करें। जी। और आरबीआई भी इधर उधर डेपुटेशन पे ही बिल्कुल। भेजती है सर, फॉर बिल्कुल। एग्जांपल इंटरनेशनल हाँ मॉनेटरी जी। हाँ फंड जी। वगैरह में, हाँ जी। हाँ जी। रिजर्व बैंक की। तो खैर वो तो बहुत लंबा हाँ प्लान जी। है, हाँ जी। बट मैं सर चाहता हूँ कि मैं स्टडी करता रहूँ, बाकी तो सर जो ईश्वर को देना होगा वो देंगे। बिल्कुल। बट प्रिपरेशन तो नहीं थमेगी सर, है ना, और बहुत बढ़िया। खासकर इस सक्सेस के बाद तो नहीं थमेगी। बहुत बढ़िया, ये एक जी, पुश है दोबारा से एक और, हाँ जो शायद 2017 में बैंक पीओ के बाद एक बार लगा और अब दोबारा एक हाँ बार गाड़ी को हाँ। धक्का लगा। सुमित, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी एस्पिरेंट्स को जो कि आपके ही तरह थे, आपकी तरह हैं, और इस एग्ज़ाम के थ्रू अपना कैरियर एक नई डायरेक्शन में ले जाने की सोच रहे हैं? अब क्या उनको सलाह देंगे एज अ बिग ब्रदर या फिर एज समवन जो इस जर्नी को जी के आया है, कि किस तरीके से उनको इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहिए और कैसे बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए? क्या एक मैसेज रहेगा आपका? सर मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो सोर्सेज है, जो रिजर्व बैंक का सिलेबस है, पहले उसको अच्छे से स्टडी करें और उसका एक एक टर्म पढ़ जाएं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो बहुत लोग नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। वो सबसे ज़रूरी है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। उसके अलावा किसी भी चीज़ को, मैंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को देखा है कि नहीं मेरा क्वांट्स अच्छा, रीडिंग अच्छा है। नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड। कभी मत लीजिए एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। वो कभी भी आपको धोखा दे के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। जो आपका सबसे प्यारा है उसको समय दीजिए, नहीं तो फिर वो सबसे वो पहले बेवफा छोड़ेगा। हो जाएगा। तो वो ज़रूरी है सर, है ना, कि आपका जो स्ट्रेंथ था उसको और स्ट्रॉन्ग करिए ना। जैसे बिल्कुल। मेरा सर मैनेजमेंट स्ट्रेंथ था, इंग्लिश स्ट्रेंथ था मेरा, है ना, तो मैंने उस पर और फोकस किया और अच्छा किया उसको, और बेहतर किया और लिखा, ठीक है। तो आप, और तीसरा सर वो लिखना, जो डिस्क्रिप्टिव वाली चीज़ हाँ है, जी। हाँ जी। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं उनको डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। ये नहीं कि स्पेसिफिक प्रीलिम्स हो गया तो 20 दिन कर लिया, मेंस कर लिया, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता था सर। हाँ जी। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे टाइम नहीं मिलता था डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो पढूं, ये लिखूँ। क्योंकि या तो लिखूं। मैं कैसे कर पाता 4-5 घंटे जो आपको बिल्कुल। टाइम बताया, वो ऑप्शन नहीं था मेरी क्या आदत है, एक अच्छी आदत बनी हुई है, 8-10 साल हो गया मुझे। मैं ब्लॉग लिखता हूँ वर्डप्रेस पे एक, ठीक है, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ किसी भी टॉपिक पर। ऐसा नहीं कि आरबीआई स्पेसिफिक हो, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं मूवी का भी रिव्यू लिख दूंगा, मैं किताब का भी सही रिव्यू है। लिख दूंगा, सही मैं है। कुछ भी लिख दूंगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है ना, मतलब उससे सही चीज़ फ़ायदा क्या क्या होती होगा? है कि आपका कंटेंट क्रिएट करने की आपकी एबिलिटी आ जाती है, आर्टिकुलेशन आ जाता है आर्टिकुलेशन आ बेसिकली। जाती है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना स्ट्रक्चर पूरा है ना, दिमाग में। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता होगा कि मैं लिख दूंगा इसके बारे में, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करोगे भाई? आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना बिल्कुल। है या टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल। स्टार्ट करना, एंड कहाँ पे करोगे आप? और कैसे आपको पता चलेगा मैं
300 वर्ड में ये चीज़ लिखूंगा। तो आपका वो कंसिस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। या तो आप नॉर्मली भी लिखते हैं वैसे लिखिए, डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं ऑनलाइन वैसे लिखिए, लेकिन ये कंसिस्टेंट होना चाहिए कि 7-8 दिन में कुछ लिख दिया है ना, 500-600 वर्ड का, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अचानक से वो 10-15 दिन में तो आएगा नहीं आपके अंदर कि आप जाके कुछ कुछ होते होंगे स्पेसिफिक केसेज, बट जनरल केसेज में Practice is the हाँ, जो मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चाहिए कि यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। बहुत बढ़िया सुमित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जर्नी जो आसान नहीं थी, फाइनली एक ऐसी मोमेंट में पहुंची जहां पर आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे। तो सो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको कि मेहनत करिए, फोकस्ड मेहनत करिए, बहुत एफर्ट डालिए, ताकि आप भी एक दिन अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सुमित। थैंक यू सर।